वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ये क्लास का सीआरटीआर कहाँ है? सर वो हुजैफा की ना आइस में बहुत ज्यादा पेन है, तो स्क्रीन से देखने जा रहे थे, उसने मुझे ना ग्रुप्स मेल कर दिए, ग्रुप्स के नेम सेंड कर दिए थे, तो वो मैं आपको क्लास के बाद ना लिस्ट बना के सेंड कर दूंगी। प्रीविश इस तरह जी करें, सर। बल्कि आप ये मुझे सेंड कर देंगे। सर मैंने अभी वो लिस्ट बनानी है, क्योंकि मुझे थोड़ी देर पहले ही उसने नेम सेंड किए हैं। और आपने प्रीविश ये काम भी करना है कि वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने वाइवा देना है, ओके सर। ठीक है, उनकी लिस्ट अलग से बनाकर मुझे सेंड कर देना। ठीक है सर। और ये कितने स्टूडेंट हैं जो यानी कि इस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, इसको प्रोजेक्ट देना चाह रहे हैं? जी खान सर। सर ये हमारी चॉइस है कि हम लोग प्रोजेक्ट दें या वाइवा दें? जी आप लोगों की चॉइस है। ओके। और जो सैंपल है वो मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया, और इसके मुताबिक ही चीज़ें चेक होंगी। जिस तरह मैं आपके सैंपल को ओपन करता हूं जो मैंने आपको सेंड किया था। आप लोगों का ये यहाँ से काम शुरू होता है कि इसमें सबसे पहले आप लोगों ने टाइटल मैं आप लोगों को सेंड करूंगा, और हर ग्रुप को अलहदा टाइटल मिलेगा, सेम नहीं होगा। हर ग्रुप का ये जो टाइटल पेज है ये वाला मैंने आप लोगों को बताना है। आप लोगों ने यहाँ से काम शुरू करना है, इंट्रोडक्शन से। सर बस एक ग्रुप है लाइफ साइंसेस वालों का, उन्होंने वाइवा देना है, बाकी सबने प्रोजेक्ट का बोला है। और अब ये चीज़ सुन लें कि जो मैंने चीज़ें चेक करनी है इसमें, वो किसी के बाद में ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि आपने सर ये नहीं किया, या इस तरह नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप लोगों को यहाँ से काम शुरू होगा, इंट्रोडक्शन से लेकर। आप लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो भी मैं आप लोगों को टाइटल दूंगा उसके बारे में कम से कम 2 या 2.5 पेज की एक्सप्लेनेशन करनी है, और हर एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने पेपर में से पढ़ के करनी है। ये नहीं करना कि आप लोग खुद ही अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर दो। सर मतलब जो इस सैंपल से पढ़ के करनी? इस सैंपल से नहीं, जो आप लोगों को टाइटल मिलेगा उससे रिलेटेड आप लोगों ने पेपर कलेक्ट करने हैं, और उन पेपर को आप लोगों ने पढ़ना है, और उन पेपर से जो आप लोगों को उसकी वेटेज, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी एप्लीकेशन नज़र आती है, उससे रिलेटेड आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना है उसका, तकरीबन 2 से 2.5 पेज का। सर मींस जो उनमें लिखा होगा उसको कंबाइन करके हम लिखेंगे मेन मेन पॉइंट्स। जी इंट्रोडक्शन में मेन मेन पॉइंट लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले आप लोग ये लिखते हो, क्योंकि आप लोगों को जो मेन टॉपिक देना है वो हाइब्रिड माइक्रोजेल का होगा। और हाइब्रिड माइक्रोजेल बेसिकली जो है वो कॉम्बिनेशन होती है नैनो पार्टिकल की और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की वेटेज वो बतानी है, और जिस वक्त क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर को नैनो पार्टिकल के साथ कंबाइन करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी एप्लीकेशन आप लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो, और उसका फ़ायदा क्या होता है,
ये सारी चीजें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में उसके बतानी है, और वो भी पेपर के रेफरेंस से बतानी है, अपनी तरफ से नहीं बतानी। जो आप लोगों ने पेपर कलेक्ट करने हैं उन पेपर के रेफरेंस से बतानी है। इसके बाद आप लोगों ने, ये होगा आप लोगों का इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो काम करना है वो आप लोगों ने उस सिस्टम की, जो मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगा, क्योंकि आप लोगों के हर ग्रुप का टॉपिक डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। आप लोगों ने उन पेपर को, यानी कि अगर मैं कहता हूँ आप लोगों ने इससे रिलेटेड लास्ट 5 6 ईयर या 7 ईयर या 8 ईयर के जितने भी पेपर पब्लिश हुए हैं उनको आप लोगों ने कलेक्ट करके उनको आप लोगों ने समरी फॉर्म में लिखना है। सर वो हमें मिलेंगे कहाँ? आप लोगों ने सर्च करना है नेट से। जिस तरह अगर मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने आप लोगों का सर टॉपिक है जी वो गूगल स्कॉलर से मिल जाएगा। जी, गूगल स्कॉलर से मिल जाएगा। अगर वो वहां से डाउन नहीं होते तो आप लोगों ने साई हब को यूज करके पेपर को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितने भी, और जिस तरह मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने निकल नैनो पार्टिकल, लोडेड माइक्रोजल, ये आप लोगों का टॉपिक है। तो आप लोगों से मैं कहता हूँ सपोज आप लोगों ने पेपर जो सर्च करने हैं वो 2014 से लेकर 2021 तक के जितने भी पेपर हैं उनको आप लोगों ने पढ़कर फिर उसकी समरी लिखनी है। यानी उन पेपरों को कलेक्ट करके उन सभी पेपरों को मर्ज करके फिर यहाँ पर ये चीज लिखनी है। तो आप लोग को यहाँ से सेट रेंज करोगे, 2014 से लेकर 2021 तक के जितने भी पेपर हैं वो आप लोगों के सामने हासिल हो जाए। सर और इन पेपर्स को तो वो मर्ज वाले करने पेपर आप लोग, आपको बना के देंगे? सॉरी मैंने कहा ये जो पेपर्स हमने पढ़ने हैं, मतलब ये पेपर हम लेके जो हम अपनी फर्ज करें एक असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं उसके अंदर इनको लगाने की जरूरत तो नहीं है? आप लोगों ने लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इनको रेफरेंस वाइज सेट करना है। जिस तरह यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है ना कि पहला ये लाइन जिस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक लाइन ली है और उसका ये उसने साथ में रेफरेंस लिखा है कि ये पेपर 1 है, जिस पेपर में से ये लाइन उसने लिखी है। इसको आप मतलब कि लोगों हम ने, ऐसे लिखेंगे ना, पहले पेपर की एक लाइन लेके उसकी नीचे समरी हम कोड कर देंगे, फिर दूसरे इसी तरह दूसरे पेपर की पहली लाइन लेके। आप लोगों ने पेपर की लाइन नहीं लिखनी। आप लोगों ने जो करना है, जिस तरह सपोज ये पेपर ओपन हो जाता है, अब इस पेपर के अंदर जो काम हुआ है उसको आप लोगों ने लिखना है। अब उसका काम के 1 लाइन बनती है, 2 लाइन बनती है, 3 लाइन बनती है, और वो जगह जगह पर भी इस्तेमाल हो सकती है। कि जिस तरह यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने इसको यूज कर लिया है, उसके बाद जिस वक्त आप लोगों ने क्लासिफिकेशन का आएगा तो आप लोगों ने क्लासिफाई करना है कि डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट चीजें हैं माइक्रोजल की, और उसमें नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज किए हुए, और उनकी मार्फोलॉजी सभी की डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। जिस तरह यहाँ पर डिफरेंट दिए हुए हैं, अब ये सारे ही माइक्रोजल, ये सॉरी नैनो पार्टिकल हैं और ये माइक्रोजल हैं, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है, तरतीब है, मार्फोलॉजी है, वो सभी की डिफरेंट है। उसकी बेस पर ही इसको डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह उसको डिवाइड करना है, और वो आप लोगों को पता चलेगा जिस वक्त आप लोगों ने पेपर पढ़ना है। ये जितने भी आपको पेपर मिलते हैं आप लोगों ने उनको पढ़ना है, और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि इनकी मार्फोलॉजी क्या है, सेकंड की मार्फोलॉजी क्या है, थर्ड की मार्फोलॉजी क्या है। जितनी भी मार्फोलॉजी होंगी उसकी आप लोगों ने स्ट्रक्चर भी बनानी है खुद। यानी कि ये नहीं करना पेपर से ही कॉपी पेस्ट करके लिख दो यहाँ पर, और उसका फिर साथ में नाम भी लिखते जाना है कि आप लोगों ने पहले नैनो पार्टिकल को दरमियान में रखा है, उसके गिर्द माइक्रोजल बनी हुई है,
या पहले माइक्रोजेल बनाई है उसके अंदर नैनो पार्टिकल बनाए हुए हैं सेपरेटली, या फिर आप लोगों के पास ये है कि पहले ने माइक्रोजेल बनी है उसके बाद फिर एक और माइक्रोजेल बनी है फिर नैनो पार्टिकल बनाए हैं, इस तरह डिफरेंट आप लोगों के पास सिस्टम हासिल हो। और हर एक को आप लोगों ने पेपर के रेफरेंस के साथ के ये वाली चीज आप लोगों ने जिस पेपर से लिखी है उसी पे रेफरेंस साथ में आप लोगों ने लिखना है। जिस वक्त आप लोगों को क्लासिफिकेशन का काम खत्म होगा उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का शुरू होगा सिंथेसिस का। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने जो काम करना है वो सिंथेसिस का लिखना है कि आप लोगों को हाइब्रिड माइक्रोजेल को किन मेथड के जरिए, जितने भी पेपर हैं उनमें डिफरेंट मेथड यूज किए होंगे कि जिसके जरिए वो आप लोगों को प्रिकर्सर जो है वो सिंथेसाइज किया, तो वो डिफरेंट मेथड जो है वो आप लोगों ने हर एक के लिए अलग-अलग लिखना है। सिंथेसाइज के बाद आप लोगों का फोर्थ पॉइंट होगा आप लोगों ने उसको कैरेक्टराइजेशन करना है कि कौन कौन सी आप लोगों ने टेक्निक यूज की हैं जिसके जरिए आप लोगों को कंफर्म हुआ है कि आप लोगों का कंपाउंड या जो आप लोगों का टॉपिक है वो बन चुका है। कैरेक्टराइजेशन के बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये होगा कि आप लोगों ने ये लिखना है कि वो वाली चीजें किस किस पर्पज के लिए इस्तेमाल की हैं, कि डाई के डिग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल किए हैं या नाइट्रोजन के डिग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल किए हैं या बायोलॉजिकल फील्ड में उनको इस्तेमाल किया है, उनके बारे में लिखना है। और सबसे लास्ट में आप लोगों ने उनका रेफरेंस जो है वो डाल देना। अब ये जो पेपर रिव्यू है उसमें इस बंदे ने ये सारे पेपर जितने भी नंबर दिए हुए हैं ये सारे पेपर पढ़े हैं, यानी कि 190 पेपर पढ़े हैं और उसके बाद उनको समरी लिखी है। आप लोगों के पास वो पेपर चाहे वो 50 हो चाहे वो 100 हो तो आप लोगों ने उनको कलेक्ट करके फिर उनको पढ़ के फिर इस तरह लिखना। और मैंने भी इसी तरह स्टेप वाइज चेक करना है कि इसमें आप लोगों को प्लेजरिज्म जो है वो भी चेक होगा, आप लोगों ने सही लिखा है या नहीं लिखा है वो भी इसके अंदर चेक होगा। आप लोगों ने पेपर के अंदर कोई चीज लिखी हुई है और आप लोगों ने पेपर में के अंदर इस अपने पेपर में उसको एक्सप्लेन नहीं किया, ये चीज भी चेक होगी और उसके बाद आप लोगों के नंबर लगने हैं। और ये एब्सोल्यूट 25 मार्क्स का है। सर इतना चेक कैसे करेंगे आप? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर अब हम वाइवा देना चाहते हैं तो फिर वाइवा दे सकते हैं। जी आप वाइवा दे सकते हो, मैंने तो कहा कि जो वाइवा देना चाहते हैं उनके सर डेट बता दें किस दिन होगा? नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को। नहीं सर, थोड़ा सा आगे कर दे वाइवा। कितना आगे? ये आप लोगों का लास्ट वीक ही है, इसी वजह से आप लोगों का आज वाइवा नहीं हो रहा, नेक्स्ट क्लास में हो रहा है। सर नेक्स्ट क्लास छोड़ के उससे अगली क्लास में रख ले। और इतना लेट नहीं होता है। सर प्लीज कर दें सर। तो ये तो बहुत मुश्किल है सर, इसके सारे पेपर पढ़ने पड़ेंगे हमारे, और भी मतलब काम है दूसरे भी करने तो वाले। मैंने कब कहा था कि आप लोग ये काम करो? नहीं नहीं सर, वही मैंने तो कह आप रहे हैं लोगों से ना। कहा था कि ये काम ना करो, ये मुश्किल है। जी जी सर, वही कह रहे हैं कि जो देना चाह रहे हैं उनको तो ठीक है, हमसे ये नहीं होगा, बहुत ज्यादा काम है। तो वाइवा काइंडली अगली क्लास में रख रहे हैं, इस क्लास को जो नेक्स्ट क्लास है उसको छोड़ के उसकी अगली क्लास में। एक्सक्यूज मी सर। जी जहाँ से सर हमारा वाइवा कब होगा लाइफ साइंसेस वालों का? असल में आप लोगों को से मैंने उमर से कहा था कि लिस्ट मुझे सेंड करते ताकि मैं आप लोगों का वाइवा ले लूं, लेकिन अभी तक मुझे उमर ने लिस्ट जो है आप लोगों की सेंड नहीं की है। सर मैंने सेंड की थी, लेकिन मैंने हुज़ैफा को की थी आई गेस। उसने मुझे टेक्स्ट किया था कि लाइफ साइंसेस वाले मुझे सेंड कर दें लिस्ट, मैंने उनको सेंड कर दी। उमर मेरे तक तो पहुंची ही नहीं है लिस्ट, मुझे क्या पता है अब किन स्टूडेंट का मैंने वाइवा लेना है। चलिए सर ऐसा करता हूँ, मैं आपको मेल कर देता हूँ अभी या फिर थोड़ी देर में लेक्चर के बाद। चलो लेक्चर के बाद मुझे सेंड कर देना। और सर डेट कंफर्म कर दें। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी यही कह रहे थे कि क्लैशेस वगैरह हैं इस
वीक में, तो और मंडे उमर तक। साथ में ये भी बता देना कि आप लोगों का क्लैश किस वक्त नहीं है इस वीक तक, फ्राइडे तक कोई भी यानी कि दिन जिसमें आप लोग फ्री हो, जुमेरात को या जुम्मे को, और वो टाइम मुझे बता देना कि किस वक्त आप लोग टोटली फ्री हो। सर लिमिट जो है वो फ्राइडे तक है, मंडे तक नहीं कर सकते लाइक। असल में अगर यही हम वीक है उमर आप लोगों का जो फाइनल मिड का है। ठीक है सर सर, जुम्मे मैं के कंफर्म बाद कर। रख लें। सर हमारा वाइवा आप जुम्मे के बाद रख लें, जुम्मे वाले दिन ही। सर आपने कहा था कि लाइफ साइंसेज वालों का वाइवा मैं मंडे को कर दूं, क्योंकि हमारे सर क्लैश टेस्ट आ रहे थे, हमने आपसे डिस्कस किए थे लास्ट क्लास। तो आप लोगों का यानी कि डेली क्लैश आ रहा है, मंडे को जस्ट टाइम मिलता है आपको? आ रहे हैं हमारे कंसेक्टिव, एक कल मीट है, उसके बाद मीट है, फिर फ्राइडे को, फिर सैटरडे को हमारे कंसेक्टिव मीट आ रहे हैं। तो आपने फिर कहा आप चल लोगों ठीक को है। मंडे को फिर आप लोगों का 9 बजे होगा सुबह, ठीक है? 9 सर फ्राइडे की रखे, मंडे को क्लास होती है 9 बजे। जावेद सिर्फ आपकी क्लास है, बाकियों की नहीं है? ये सभी सर की क्लास माइक्रो है 9 बजे? सर जी होती है क्लास इनकी, पूछ रहे इनसे। जी सर, मंडे को 9 बजे क्लास होती है हमारी। और सर इसका मंडे में क्या मतलब टाइम? 10 बजे 11 बजे रख लें, 1-2 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 बजे भी सर क्लास है माइक्रो की, 11 बजे, 9 बजे सर वो उसकी बायो कैंप की है। 12 बजे रख लें। चलो पहले लिस्ट शेयर करें, फिर बाद में और ये भी कंफर्म कर लो खुद ही कि आप लोगों का कौन सा टाइम सूटेबल है। तो वो मुझसे बता देना, फिर मैं उसके मुताबिक ही आप लोगों का वाइवा ले लूँ। सर अब फ्राइडे को सर रख लें 2 PM के बाद ही डन करें सर आप। नहीं सर, 2 बजे तो सर जुम्मा पढ़ रहे होते हैं, 2 बजे के बाद। वो 2 फिर बजे तो यार मस्जिदों में लेट होता है ना जुम्मा, तो लाजमी तो नहीं है 2 बजे ही हो, आगे भी तो हो सकता है, उससे पहले ही रख लें, जुम्मे से पहले। फिजिक्स वालों का नहीं, फ्राइडे को तो आप लोग फ्री हो, लाइफ साइंस वाले फ्राइडे को 11 बजे जो क्लास होती है। हमारा 2 घंटे का मीट है कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी का। फ्राइडे वैसे को तो वैसे तो क्लास 1 घंटे की होती है, लेकिन उसका सिलेबस ज्यादा, तो उसका जो टाइम है वो 2 घंटे का है। सर हम मंडे को 12 बजे के बाद रखते हैं, आई थिंक सारे बच्चे कंफर्टेबल उस टाइम के साथ। फिर मंडे को नहीं होगा, फिर ट्यूसडे को ही होगा। चलिए ठीक है, ट्यूसडे को करते हैं। फिजिक्स का मीड है। यस सर, हमारा फिजिक्स का मीट है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स का। तो नहीं, आप लोग तो प्रोजेक्ट दोगे ना? नो मतलब सर, हम वाइवा देंगे। नहीं नहीं, बिलाल ताज अपने कॉल से इनारा आप ना करो। और शायद मैं उस दिन भी नहीं बोला था, और मैं आज भी नहीं बोला, मैं मुझे नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, इस वजह से बोल रहा हूँ। चलें, ये जो भी हैं अफरीनिश जो प्रोजेक्ट देना चाहते हैं उनकी लिस्ट, और जो वाइवा देना चाहते हैं इनकी लिस्ट जो है बनाकर मुझसे शेयर कर देना, ठीक है ओके सर। अफरीनिश? जी सर। और फिर फ्राइडे को आप लोगों का वाइवा होगा। वाइवा वालों का जो प्रोजेक्ट है उनको टॉपिक में मेल कर दूंगा और उन्होंने उस पर काम कर शुरू कर देना है। सर ट्यूसडे वाले दिन की टाइमिंग बता दीजिए हमें। वो मैं बता दूंगा, पहले अपने क्लेश को तो खत्म करो जहाँ से। सर ट्यूसडे वाले दिन ठीक है, क्लास टाइम आप रख लें सर। सर ट्यूसडे हमारा पेपर है सर, हम नहीं दे पाएंगे। आप फिजिक्स वालों का फ्राइडे को ही होगा, जितने स्टूडेंट का वाइवा हो जाएगा उनका, यानी फ्राइडे को ही होगा। ठीक और होगा जो सर। लाइफ साइंस के स्टूडेंट उनके लिए नेक्स्ट वीक में जा रहा है। सर लाइफ जी खान साइंसेज के साहब, बच्चे नहीं है ग्रुप में जी खान ट्यूसडे साहब। वाले। सर वाइवा का सिलेबस भी बता दीजिएगा। सिलेबस वही, आप लोगों को 2 चैप्टर हैं।
जो आप लोगों को मिड में शामिल थे, 9वां और 10वां चैप्टर। ओके। अदनान हसन, प्रेजेंट सर। अफरीनी शिरफान, Present, sir. अहमद मुश्तबा, प्रेजेंट सर। अली हसन, अली हसन, अली हसन को कौन जानता है? सर मैं। तो इसका क्या इशू है, ये इतनी छुट्टियां क्यों करता है? सर इसका कोई इंटरनेट का इशू होता है सर वहाँ पे। लेकिन पूरी क्लास में ही इंटरनेट का यानी कि इशू रहता है कि कभी वो कनेक्ट ही नहीं होता। यस सर, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था इससे कि आपकी बहुत ज्यादा एब्सेंट है तो क्या चक्कर है, तो वो यही बता रहा था कि इंटरनेट का इशू है, और वो कह रहा था कि मैं सर को मेल करूंगा, कोई अपना इशू बताना था सर, मे भी उसने आपको बताया हो। अक्सर खुर्शीद, सर इसके पापा को कोरोना हो गया था पिछले दिनों में। तो अगर इस तरह का यानी केस होता है तो वो एप्लीकेशन लिख के और अपने एडवाइजर से ये अप्रूव करवा ले, क्योंकि अदरवाइज अटेंडेंस का इशू होगा तो उसमें वो मेरे हाथ में नहीं होता है। अक्सर खुर्शीद, यस सर, ठीक है, बोल देंगे हम। अक्सर खुर्शीद, अरफा बरार, Present, sir. अरसलान अली, अरसलान अली, अशान अली, प्रेजेंट सर। बिलाल ताज, बिलाल ताज, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। बुशरा प्रेजेंट अशरफ, सर। फहमीना मुमताज, प्रेजेंट। फारिया शफीक, फारिया शफीक, हाफिज मोहम्मद हुजैफा, हाफिज मोहम्मद हुजैफा, हाफिज ईशान अली, यस सर। हमजा अयूब, हमजा अयूब, हमजा अयूब को कौन जानता है? सर वो सेमेस्टर फ्रीज करवा रहे हैं। वो सेमेस्टर फ्रीज करवा रहा है। जी सर। हुमा इमरान, प्रेजेंट सर। जहांजेब, प्रेजेंट सर। खालिद हुसैन, कंसा अहमद, प्रेजेंट। किंजा खालिद, प्रेजेंट सर। लैबा इकबाल, प्रेजेंट सर। लियाकत, लियाकत, महक खालिद, महक खालिद, मुबशरा यासीन, यस सर। मोहम्मद उमर, यस सर, प्रेजेंट। मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बस्साम, यस सर। मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट। मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद दाऊद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान वकील, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शोएब,
Yes, sir. मोहम्मद सुहेल, Present, sir. मोहम्मद वकास, Present, sir. मुनज़्ज़ा शहजादी, Present. नासिर सुल्तान, Present, sir. निदा सत्तार, Present, sir. निमरा रियाज, Present, sir. राबिया शाहिद, Present, sir. सादिया कयूम, Present, sir. समरा नसीर। ओके समरा, आपकी अटेंडेंस हो गई है। शाहजेब जमान, शाहजेब जमान, शोएब असलम, Present, sir. सैयद गौस, Present, sir. तौकीर अहमद, तौकीर अहमद, तौसीक हैदर, Present, sir. उस्मान सफदर, Present, sir. वजीहा मकबूल। प्रेजेंट सर। या बहुत स्टूडेंट नाम सुन जो अटेंडेंस के वक्त गैर हाजिर थे, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अली हसन, अक्सा खुर्शीद, अरसलान अली, वारिया शफीक, हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा, हमजा यूब, लियाकत, मह खालिद, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद इरफान, शाहजेब जमान, तौकीर अहमद। जी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। जी अफरीदिश, जी सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ी है या पढ़नी है? पढ़नी है सर, अभी हमने सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस तक पढ़ा था। ठीक है, आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से शुरू करना है। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है उस कंडीशन में जिस वक्त हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच हो ऑक्सीजन एटम के साथ या नाइट्रोजन एटम के साथ या फ्लोरीन एटम के साथ। अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली इन एटम के साथ अटैच नहीं होता तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। और अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली इन एटम के साथ अटैच है तो उस कंडीशन में पार्शियल नेगेटिवली स्पीशीज इंटरेक्ट करती है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम को, और उस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल की है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें दो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं। जिस वक्त हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह सेकंड मॉलिक्यूल जो है उसमें भी ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
और हमें पता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। इस वजह से ये ऑक्सीजन जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन को जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है, और इस इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। इसी तरह इसकी नेक्स्ट एग्जांपल अमोनिया की है, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होता है। इस केस में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। और हमें पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज को इंटरेक्ट करेगा, और इस इंटरेक्शन को क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इसी वजह से इस इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। इसी तरह अगर जो है हाइड्रोजन अटैच हो फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। अब इसका नेगेटिव पार्ट जो है इस मॉलिक्यूल का सेकंड मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये जितनी भी एग्जांपल हमने स्टडी की हैं, इनमें सभी में हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली या तो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, या नाइट्रोजन के साथ अटैच है, या फ्लोरीन के साथ अटैच है। अगर इनके अलावा किसी और एटम के साथ अटैच होगा तो उस कंडीशन में ये सिर्फ सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इस तरह की इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, तो जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ अटैच हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन जिसके साथ भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव पार्ट इंटरेक्ट करेगा सेकंड मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव पार्ट को, और इस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। वाटर के केस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दो होती है, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दो हाइड्रोजन को अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है। जिस तरह ये आप लोगों के पास एग्जांपल है सेंटर वाली, जिसमें ये ऑक्सीजन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम जो है इन दो हाइड्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो है दो वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ इंटरेक्ट कर रहा है। अब क्यों इंटरेक्ट कर रहा है? क्योंकि आप लोग ये चेक करते हो कि जिस वक्त हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, तो उस केस में आप लोगों के पास जो है ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं और दो ही ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए होते हैं। अब हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के पास इसके अलावा दो लोन पेयर मौजूद हैं। अब इन दो लोन पेयर की वजह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम के साथ इंटरेक्शन शो करता है,
जिस वक्त ये दो हाइड्रोजन एटम के साथ इंटरेक्शन शो करेगा, इसका मतलब है कि ये दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। एक वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन क्विज पेपर में या मिड में या फाइनल में किस तरह देना है, मैंने आप लोगों से डिफरेंट कंपाउंड गिवन होंगे और आप लोगों से मैं पूछूंगा कि आप लोग बताएं कि किन मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है और किन मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। जिन मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिन मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होंगी, वीक होंगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और जिस वक्त आप लोगों को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पता होगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है, ये फोर्स मौजूद है, ये फोर्स मौजूद है, तो उसकी बेस पर आप लोग आसानी से बता सकते हो कि किस मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, किन के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम। जनरली सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। उसके बाद जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और उसके बाद जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। इसका मतलब है कि अगर मॉलिक्यूल के दरमियान सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद हों और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्स मौजूद हो, इसके साथ लंदन डिस्पर्शन फोर्स मौजूद हो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मौजूद हैं। और अगर आप लोगों के पास ऐसा केस हो कि तीन मॉलिक्यूल गिवन हो, जिनमें से एक मॉलिक्यूल के दरमियान सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी हैं और इसके साथ लंदन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी हैं, और तीसरे मॉलिक्यूल में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में हैं और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो उस कंडीशन में थर्ड मॉलिक्यूल जिसके दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसके बाद उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं और इसके साथ डाइपोल डाइपोल फोर्स है, और सबसे कम उस मॉलिक्यूल का होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगी, इसके अलावा कोई और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगा। और आप लोगों की बॉडी के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। यहाँ पर आप लोगों के पास रेंज दी हुई है कि कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक हैं। जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे वीक जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है, और ये डिपेंड करती हैं कि आप लोगों के पास मॉलिक्यूल का साइज कम है या ज्यादा है। अगर मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा बड़ा है तो उस कंडीशन में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, और अगर मॉलिक्यूल का साइज कम है तो उस कंडीशन में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत ही कम होंगे, बहुत ही वीक होंगे। उसके बाद जो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगे, सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, और उसके बाद जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। अब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मोस्टली लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होंगी। पोलर मॉलिक्यूल मतलब कि उनके दरमियान बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान बना हुआ है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है
वो 0.4 से लेकर 1.7 तक होगा। उस कंडीशन में पोलर बॉन्ड होगा और उस कंडीशन में उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या आप लोगों ने अभी कंसेप्ट को पढ़ा है। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इक्वल जो है वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगी। इसका मतलब है कि जिन मॉलिक्यूल के दरमियान आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद वो वाले मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और उसके बाद डाइपोल डाइपोल मॉलिक्यूल का होगा और सबसे कम जो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जिनके दरमियान मौजूद होंगी। इसके अलावा कोई और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मौजूद नहीं होंगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जी खान सर। सर अगर कोई ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जैसे वाटर, और अगर कोई उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा कंपाउंड है जिसमें LDF भी है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस भी हैं, इनमें से किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा? आयन डाइपोल वाले का फिर ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आयन डाइपोल फोर्स जो है वो भी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है क्योंकि उसमें कंप्लीट चार्ज होता है एक स्पीशी पर और दूसरे पर पोलर पार्ट होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हमने ये स्टडी किया था कि जिस वक्त चार्ज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हासिल होता है, तो अगर वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में इंटरेक्शन भी ज्यादा होगी। और अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी तो उस कंडीशन में इंटरेक्शन कम होगी। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होती है, इसी वजह से उनके दरमियान इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जिस वक्त हम आयन डाइपोल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में एक एटम पर कंप्लीटली चार्ज होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जस्ट पार्शियल चार्ज होता है, कंप्लीट चार्ज नहीं होता है। अब कंप्लीट चार्ज जो है वो ज्यादा फोर्स के साथ सेकंड मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट कर सकता है एज कंपेयर टू पार्शियल चार्ज कंटेनिंग स्पीशी के। ठीक है जी सर। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फ्लो के दरमियान रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को फ्लो होने नहीं देता, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही हैं क्योंकि जिस वक्त इंटरेक्शन होगी तभी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को फ्लो होने नहीं देता है। कि एक अगर मूव कर रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो साकिन है, एक पोजीशन पर मौजूद है। अगर सेकंड मॉलिक्यूल उसके पास से गुजरता है तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो एक पोजीशन पर मौजूद है तो वो उसको अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से सेकंड मॉलिक्यूल की फ्लो मूवमेंट जो है वो कम होगी। और इसी इंटरेक्शन को जो इनके दरमियान मौजूद है जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लो को रोक रहा है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। अब ये विस्कोसिटी की वैल्यू या रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो इसका मतलब है कि विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो इसका मतलब है कि विस्कोसिटी कम होगी।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का सरफेस टेंशन, जिसे आप लोगों के पास इस पिक्चर में शो किया हुआ है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी मॉलिक्यूल सेंटर में मौजूद है, जिस तरह ये मॉलिक्यूल, और हर मॉलिक्यूल को साथ वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ इंटरेक्ट करते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब हम ओवरऑल चेक करते हैं कि इस मॉलिक्यूल पर कोई नेट इफेक्ट होता है या नहीं होता है। अब ये मॉलिक्यूल इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है राइट साइड पर, इसी फोर्स के इक्वल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में ये वाला मॉलिक्यूल इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब दोनों की इंट्रैक्शन की फोर्स जो है वो सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के इफेक्ट को कैंसल कर देता है, जिसकी वजह से ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल ना ही राइट साइड पर मूव करता है ना ही लेफ्ट साइड पर मूव करता है। इसी तरह इस मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल जो है अबाउट डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन नीचे वाला मॉलिक्यूल इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल को उतनी ही फोर्स के साथ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करता है, और इसी वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर देते हैं। इसी तरह ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो इस मॉलिक्यूल के इफेक्ट को कैंसल कर देता है, और जिस वक्त हम चेक करते हैं तो उस कंडीशन में सेंटर वाले मॉलिक्यूल पर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो नेट इफेक्ट 0 होता है, लेकिन वो वाले मॉलिक्यूल जो सरफेस पर मौजूद हैं उनमें इस जैसा बिहेवियर नहीं होता है, क्योंकि राइट साइड वाला मॉलिक्यूल जो है वो सेम फोर्स के साथ राइट साइड पर मूव करेगा इस मॉलिक्यूल को, उसी फोर्स के साथ, उतनी ही अमाउंट के साथ लेफ्ट साइड वाला मॉलिक्यूल लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इस पर अलोंग एक्स एक्सिस कोई भी नेट इफेक्ट जो है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का नहीं होगा। लेकिन नीचे वाले मॉलिक्यूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ इंट्रैक्ट करते हैं। अब इनके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल मौजूद हैं उनमें पुल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो हैं उनमें एक टेंशन जो है वो जनरेट हो जाती है, और इस फोर्स, इस इंट्रैक्शन को, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो हैं जो सरफेस के ऊपर मौजूद हैं जिनमें टेंशन क्रिएट हुई होती है, उनको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। और ये भी बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करती है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, और अगर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होगी। यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ कंपाउंड गिवन है, जिसमें आप लोगों के पास ये भी दिया हुआ है कि किस मॉलिक्यूल की कितनी विस्कोसिटी है और किस मॉलिक्यूल की कितनी सरफेस टेंशन है। अगर आप लोगों को ये पता है कि इन मॉलिक्यूल्स में से किसके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा है और किसके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है, तो उस बेस पर आप लोग आसानी से बता सकते हो कि किस मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी ज्यादा होगी और किस मॉलिक्यूल की सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, क्योंकि विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दोनों ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। अगर सरफेस टेंशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो उस कंडीशन में विस्कोसिटी जो है वो भी ज्यादा होगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी।
अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो उस कंडीशन में उस स्पीशी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो। ये चीज क्लियर है? सर विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का क्या रिलेशन है? आप इन दोनों का ये कह सकते हैं क्योंकि दोनों ही टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेशन है, तो उस बेस पर दोनों का डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी का। क्योंकि जिस तरह हम बैलेंस इक्वेशन करते हैं ना, एक चीज एक के इक्वल है। जिस तरह सपोज हम लिखते हैं R इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C के, तो उस कंडीशन में हम ये भी लिख सकते हैं R जो है वो C के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह लिख सकते हैं ना। इसी तरह विस्कोसिटी जो है वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि विस्कोसिटी इज इक्वल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरह और सरफेस टेंशन जो है वो भी इक्वल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। तो उस कंडीशन में हम इसकी जगह पर S की वैल्यू यानी सरफेस टेंशन लिख सकते हैं। उस बेस पर हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन जो है वो भी डायरेक्ट रिलेशन में है। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है इसका मतलब है सरफेस टेंशन ज्यादा है, अगर सरफेस टेंशन कम है इसका मतलब है कि विस्कोसिटी भी कम है। ये चीज क्लियर है? जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हो। और इसके साथ ही लेक्चर का टाइम भी खत्म होता है। अफरीनी शिरफान। जी सर। आपने अभी मुझे लिस्ट स्टूडेंट की शेयर कर देनी है कि जिन्होंने प्रोजेक्ट देना है, ठीक है, उनकी अलग से लिस्ट दे देनी है, और वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने वाइवा देने हैं उनके अलग से लिस्ट बनाकर मुझे अभी सेंड कर देनी। ओके। और उमर आपने भी लिस्ट जो है मुझे सेंड कर देनी है। सर मैंने मेल कर दिया आपको, आप मुझे मेल के रिप्लाई में टाइमिंग कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक मैं यू। इसके रिप्लाई में आपको टाइम बता दूंगा किस वक्त आपका फाइनल। देखो मैंने उसमें लिस्ट बनानी है, लिस्ट के साथ ही मैं आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, इसके साथ ही क्लास का टाइम खत्म होता है। अगर कोई इसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो। और वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो क्लास में एब्सेंट हैं। अली हसन है, अक्सा खुर्शीद। प्रेजेंट सर। ओके अक्सा, आपकी अटेंडेंस हो गई है। इसके बाद अरसलान अली। प्रेजेंट सर। अरसलान आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट है हाफिज मोहम्मद हुजैफा, हमजा अयूब, लियाकत, महक खालिद, मोहम्मद आरिफ। प्रेजेंट। ओके आरिफ आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। मोहम्मद इरफान, शाहजेब जमान, तौकीर अहमद। ये आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।